हेलो बच्चों, मैं एमआर सर। आज हम लोग शुरू करने जाने हैं बेसिक मैथ में समाकलन। समाकलन क्या होता है? अवकलन जो हमने पढ़ा है अभी अभी, उसी का उल्टा होता है समाकलन। इनवर्स प्रोसेस, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। एक छोटा सा बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन अवकलन का उल्टा। दूसरी बात, हमने अवकलन पढ़ने से पहले, डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले, उसके कंसेप्ट को समझने से पहले ये समझा था उसका यूज कहां पे होता है। आइए पहले वही बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। यहां पे एक आवेश लिया हमने Q1, ये एक बिंदु आवेश है, लेकिन ये एक रेखीय आवेश है। छर पे यहां से यहां तक L लंबाई तक ये आवेश वितरित है। अगर इन दोनों के बीच में बल निकालने को बोलूं, अगर 12वीं क्लास में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर आप 10th पास करके आए हैं अभी अभी और आपको नहीं पता, तो इसको दूसरा उदाहरण में चेंज कर देता हूं। मान लो यहां पे एक द्रव्यमान है, यहां पे एक द्रव्यमान है कैपिटल M। ये कौन सा द्रव्यमान है बेटा? ये बिंदु द्रव्यमान है, ये बिंदु द्रव्यमान है। और ये यहां से यहां तक मान लो कि एक स्मॉल m मान लेता हूं, ये तेरा रेखीय द्रव्यमान हो गया यहां से यहां तक, एक बिंदु पे नहीं है ना। अब इन दोनों के बीच में मान लो कि इस एंड का दूरी हो गया स्मॉल r और ये छर है L लंबाई का, तो असल में इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका सूत्र होता है, याद करिए, F। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, G M, देखो कैपिटल M ये वाला द्रव्यमान इनटू स्मॉल m ये वाला द्रव्यमान। अरे भाई G m1 m2 बटा R स्क्वायर, तो F बराबर G m1 m2 मतलब G कैपिटल M इनटू स्मॉल m बटा इन दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। लेकिन यहां पे ये सूत्र लगाओगे कैसे? ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि किसी भी दो वस्तु के बीच में नहीं लगा सकते। ये सिर्फ बिंदु तथा गोलीय वस्तु के लिए वैलिड है। ये सिर्फ बिंदु तथा गोलीय वस्तु के लिए वैलिड है। ये दुनिया के हर वस्तु के बीच में, देखो दुनिया के हर वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो है, लेकिन इस जो सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का, F बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास बटा R स्क्वायर, ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ बिंदु तथा गोलीय द्रव्यमान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि इस छर के बीच और यहां पे इस पेन के बीच, मतलब ये दोनों रेखीय द्रव्यमान हो गए ना। यहाँ देखो, पॉइंट मास का मतलब होता है एक बिंदु पे द्रव्यमान है, और गोलीय द्रव्यमान का मतलब स्फीयर है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं धरती तथा चंद्रमा के बीच बल बताओ, तो ये सूत्र लगा सकते हो, क्योंकि धरती भी गोल, चंद्रमा भी गोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गोला और ये पॉइंट मास, इन दोनों के बीच, केंद्र के बीच की दूरी R, इन दोनों के बीच में बल निकालना है, तो ये सूत्र लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके और इसके बीच बल बताओ, तो इस दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा क्या? लगेगा। कितना लगेगा? नहीं निकाल सकते इस सूत्र से। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट मास ले, तो मान लो यहाँ पे मास और यहाँ पे मास है, तो कैसा है? ये पॉइंट मास है। इन दोनों के बीच की दूरी तो सिंपल R मान सकते हैं आप, m1 m2 हो गया, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा G m1 m2 बटा R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मास है m आपका, और यहाँ से R दूरी पे छर का ये बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु है, तो एक R दूरी पे सारा मास तो है नहीं। मास तो यहां से लेकर लगातार यहां तक वितरित है। तुम देखोगे तो ये मास, ये वाला मास पास है इस मास के, तो इस पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। ये थोड़ा दूर हो गया तो इस पे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो कैसे निकाले सर? जब ये सूत्र ही संभव नहीं, तो नहीं है संभव निकालना, नहीं निकाल सकते आप। ये सूत्र आप लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे क्या करेंगे? कोई तरीका है क्या? हाँ, वही तरीका समाकलन ला के देता है। तो समाकलन क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा बेटा, पहले तुम फिजिक्स में या गणित में जो दिक्कतें थी वो समझो। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया बताओ? ये G m1 m2 बटा R स्क्वायर एक गोलीय और बिंदु द्रव्यमान के लिए वैध होता है, हर जगह ये नहीं लग सकता। यहां पे ये रेखीय द्रव्यमान है, यहां से यहां तक द्रव्यमान है, और एक बिंदु द्रव्यमान यहां पे है। ये बिंदु द्रव्यमान से इस रेखीय द्रव्यमान के हर हिस्से की दूरी देखेंगे तो अलग अलग आएगा, तो ये दूरी रखूंगा कौन सा है? समझ में आ गया दिक्कत? हाँ। तो अब निकालेंगे कैसे? तरीका है निकालने का समाकलन। समाकलन क्या होता है? तो सुनो बेटा, इसको लिख लो पहले, F G m1 m2 बटा R स्क्वायर बिंदु और गोलीय द्रव्यमान के लिए वैध होता है सिर्फ, ये लिख लो। अब सुनो, अब कैसे निकाल सकते हो? अपन क्या कर सकते हैं कि यहां से x दूरी पर जाके क्या करोगे, जो छर है उसको एक अनंत छोटी मोटाई में काट लो, जिसका मोटाई है मान लो dx, उसका द्रव्यमान मान लो dm। ये माना, ये पता नहीं है, मैं मान लिया कि इसका द्रव्यमान मान लिया dm। अब ये तो बिंदु द्रव्यमान जैसा हो गया, लेकिन ये पूरा छर तो नहीं है, छर का एक छोटा सा हिस्सा है।
तो अपन क्या करेंगे, छड़ के एक छोटे से हिस्से पे छोटा सा बल लिखेंगे df इस बिंदु द्रव्यमान के बाद। इस बिंदु द्रव्यमान से कितने दूरी पर है, x पे, तो लिखेंगे g m, ये मास dm बटा इन दोनों के बीच की दूरी x²। अब एक छोटा सा बल जो हमने निकाल दिया, इसको जोड़ना है, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे, सिंपल, तो 1 + 2 + 3 तो है नहीं, एक छोटे से हिस्से पे लगा हुआ बल लिख लिया हमने, और यहां से यहां तक टोटल कितना बल लगे उसको निकालना है। तो यही है समाकलन, एक तरीका जो इसको यहां से यहां तक जोड़ सकता है। डीएफ का समाकलन कैसे होगा मैं बता दूंगा, एफ हो जाएगा, इधर बेटा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और इस तरफ समाकलन में जो नियत होता है ना, जैसे अवकलन से नियत को बाहर रखते हैं, समाकलन में का भी रूल कुछ वैसा ही होता है, नियत को बाहर रख लेते हैं, तो जी एम बाहर आ जाएगा, ये जी एम बाहर आ जाएगा, और समाकलन कर देंगे डी एम बटा x²। करेंगे कैसे वो बाद में बताऊंगा, तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। मुझे बस इतना महसूस कराना था कि आपने जो सूत्र पढ़ा है Gm1m2 बटा r², वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट और गोलीय वस्तु के लिए वैध था, और फिर मुझे ये तुम्हें फील कराना था कि अगर एक छड़ और बिंदु के बीच निकालना पड़े तो आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन 11-12 के सिलेबस में आपको ये निकालना पड़ेगा, तो फिर कैसे निकालोगे, तो उसका समाधान है समाकलन करके। क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना, पॉज करके लिख लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि समाकलन मैं क्यों पढ़ूं। देख भाई, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं पढ़ाने आ रहा हूं और सिर्फ टॉपिक लिखूं और उसको एक्सप्लेन कर दूं, बढ़िया ये है ये है ये होता है, नहीं भाई, ऐसे तुम्हें समझ तो आ जाएगा लेकिन चमकेगा नहीं, उसका अलग से सिग्निफिकेंस नहीं समझ आएगा कि मैं पढ़ ही क्यों रहा हूं। कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो देख मेरी बात सुनना, फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, अगर तुम आज कुछ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो भाई, क्या दिक्कत था, जरूरी है क्या पढ़ना, मतलब लोगों के जीवन में क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से इन्वेंट किया गया, मैं क्यों पढ़ूं इसको, तो लोगों के जीवन में समस्या थी, न्यूटन ने जो नियम दिया था ना, Gm1m2 बटा r² नहीं लग रहा था, छड़ और एक बिंदु द्रव्यमान के बीच में, दो छड़ के बीच में, मेरे और तुम्हारे के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो तो लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा, लेकिन निकालोगे कैसे, क्या Gm1m2 बटा r² से निकालोगे, यहां से यहां तक द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे। समाकलन होता क्या है वो तो बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, वो तो बताऊंगा। अब चलो दूसरा एक लॉजिकल रीजन और समाकलन पढ़ने का, देखो मान लो ये y वर्सेस x का ग्राफ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो ग्राफ के अंदर एरिया बन रहा है ना यहां से यहां तक, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि त्रिभुज जैसा बन रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक ये त्रिभुज जैसा बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। मान लो यहाँ पे निर्देशांक है x, 0, यही तो होगा भाई, और यहाँ पे निर्देशांक है तुम्हारा x, y, मतलब ये दूरी हो गया y। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये ग्राफ के अंदर तक का, इस कर्व, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है वो त्रिभुजाकार बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुना लंबाई, लंबाई है y गुना आधार है x, ये होगा इसका क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं था यार, मतलब ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो तुम्हें दिख रहा है ना ये ग्राफ बना हुआ है और एरिया अंडर द कर्व ये त्रिभुज आकार आ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो, समझना थोड़ा सा, अगर मान लो कि परवलय है, इक्वेशन दिया हुआ y बराबर x², ये स्क्वायर नहीं है, अगर ग्राफ ऐसा होता, भाई सुन मेरे अच्छे से सुनना, सीख इस बात को, y x का ग्राफ ऐसा होता, मान ले ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है, और मैं बोलूँ तुम्हें एरिया अंडर द कर्व बताओ, तो ये तो इसको रेक्टेंगुलर जैसा बन रहा है, आयताकार बन रहा है, ये लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, लेकिन ये टेढ़ा लाइन खींचा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया अंडर द कर्व बताओ, ये वाला रीजन का, ये वाला रीजन का एरिया अंडर द कर्व बताओ, तो कैसे निकालोगे एरिया अंडर द कर्व, जैसे मान लो, एक मिनट, इसका उपाय है मेरे पास, ये देखो, ये वाला यहां से यहां तक अगर मेरे से कहा गया कि ये वाला रीजन का एरिया अंडर द कर्व निकालो, इस रीजन एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये क्या बन रहा है भाई, ये त्रिभुज है क्या, नहीं है, त्रिभुज नहीं है, फिर ये है क्या, आयताकार है क्या, वर्गाकार है क्या, नहीं है, फिर इस तरह का ग्राफ बनता है, बिल्कुल बनता है परवलयाकार ग्राफ, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, क्या कोई तरीका है, हाँ समाकलन। अगर तुम्हें y और x का रिलेशन पता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो तुम क्या करोगे कि यहां से कुछ x दूरी पर जाओगे बेटा, यहां से क्या करोगे, इधर x में तो x ही दूरी पर जाओगे ना, x दूरी पर जाओगे, और यहां पे dx मोटाई का x दूरी पर जाके, ये x दूरी पर जाके
dx मोटाई का जो अनंत छोटी मोटाई होगी, मतलब अनंत छोटा मोटाई है, इस dx मोटाई का एक हिस्सा काट लोगे। क्या करोगे? dx मोटाई का हिस्सा करो, काट लोगे। कहां से जाके? मूल बिंदु से 0,0 से x दूरी पर जाके dx मोटाई का एक हिस्सा काट लोगे और इसकी ऊंचाई मान लोगे कुछ y। क्लियर? अब ये इतना छोटा मोटाई है कि ये वाला कर्व तुम्हें सीधा दिखेगा, क्योंकि बहुत छोटा लोगे तो ये कर्व थोड़ी ना दिखेगा, है ना। जैसे मान लो कि वृत्त का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया तो सरल रेखा दिखेगा आपको। उसी तरीके से इस वक्र का बहुत छोटा मोटाई का dx मोटाई का हिस्सा माना है, तो ये अपने को कैसा दिखने वाला है बताओ? आयताकार। इस छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा? dA। छोटा सा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? dA। dA क्या होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई y इंटू dx। अब मैं इसका दोनों तरफ समाकलन कर दूं। समाकलन मतलब जोड़ना। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल के यहां से यहां तक जोड़ लेता हूं। यहां से इसकी न्यूनतम लंबाई थी x1 और इसकी अंतिम लंबाई x2, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा और dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो x1 से x2 तक इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसका समाकलन हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। अब इस समाकलन करूंगा कैसे, ये अलग इशू है। तो बताओ इस समाकलन से क्या मिलता है? समाकलन किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल बता सकता है। समाकलन ग्राफ का क्या बता सकता है? क्षेत्रफल। अवकलन क्या बताता है? ढाल। और समाकलन क्या बताता है? क्षेत्रफल। देखो ना, क्षेत्रफल ही तो निकाला बेटा, ये ऊंचाई y और मोटाई dx, तो y इंटू dx। और इसका समाकलन कर दूंगा x1 से लेके x2 तक, तो यहां से लेकर के यहां तक का आपका क्षेत्रफल आता है। समझ आ रहा है थोड़ा कि नहीं? मैं तुम्हें समाकलन नहीं समझा रहा हूँ, यूज समझा रहा हूँ कि मान लो त्रिभुज बनता तो इसका त्रिभुजाकार सतह का क्षेत्र ग्राफ के अंदर त्रिभुजाकार ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना बड़ा आसान है। ये हो जाएगा त्रिभुज बराबर हाफ y इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर वर्गाकार या आयताकार बने तो निकालना आसान है, लेकिन अजीब सा रूप ले ले तो उसको समाकलन से आप निकाल सकते हैं। समाकलन से इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया छोटा सा और उसको समाकलन कर दिया, तो जहाँ से जहाँ तक मुझे क्षेत्रफल चाहिए वो आसानी से निकल जाए। इसको पॉज करके लिखो। तो मैंने तुम्हें बस ये बताया कि समाकलन का यूज क्या है। तो क्या है यूज समाकलन का? जहाँ पे न्यूटन्स लॉ जैसा फॉर्मूला बड़े ऑब्जेक्ट के बीच अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं लग रहा है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा काट लो, उसके लिए वो फॉर्मूला लगा दो और वो समाकलन का कंसेप्ट लगा दो, फॉर्मूला लगाओ और समाकलन का कंसेप्ट लगा दो, निकाल सकते हो। एरिया अंडर द कर्व समाकलन से निकाला जा सकता है। उसको बताऊंगा मैं कैसे निकाला जा सकता है, अभी यूज समझा है। अब कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का भी बेसिक रूल है, उसी तरीके से समाकलन का कुछ बेसिक रूल है। पहला बेसिक रूल समाकलन का क्या देखो, अंकगणितीय फलन अगर दिया हो, कौन सा फलन दिया हो? अंकगणितीय फलन, अंकगणितीय फलन दिया कि अंकगणितीय फलन है x का पावर n इंटू dx। तो इसका सूत्र होता है x का पावर n प्लस 1। अवकलन में क्या होता था? पावर 1 से कम हो जाता था। समाकलन में क्या होता है? पावर 1 से बढ़ जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ये है समाकलन का सूत्र। कौन से फलन के लिए? अल्जेब्रिक फंक्शन के लिए। देखिए x का पावर n इंटू dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जैसे अवकलन में क्या होता था देखो, तो समाकलन का ये साइन है बेटा, ये जो सांप जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ये समाकलन का साइन है। x टू द पावर n को मुझे समाकलन करना है। ये समाकलन जिसको करना है उसको बीच में रखते हैं। समाकलन का जो ऑपरेटर है ना वो ये है, ये साइन इंटू dx। जिसको भी समाकलन करना हो उसको तुम क्या करो कि बीच में ले जाकर रख दो, यहाँ पे ले जाकर रख दो, ये इसको समाकलन कर देगा। तो वहाँ पे समाकलन मैंने किसका किया? x टू द पावर n का। अगर मुझे अवकलन दिखाना हो तो देखो dx टू द पावर n बटा dx, ये अवकलन का ऑपरेटर है। तो n x टू द पावर n माइनस 1। अवकलन में क्या होता है कि जो घात है वो बाहर आ जाता है, ऊपर में घात 1 से कम हो जाता है। समाकलन में क्या होता है कि जो घात है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अवकलन में जिस तरीके से घात को, जो भी घात होता है उसमें से एक घटाते हो, समाकलन में जो भी घात होता है उसमें एक जोड़ देते हो। और अवकलन में बाहर लाके गुना कर देते हो, समाकलन में घात को जोड़ के n प्लस 1 करके भाग दे देते हो। बस समझ में आया क्या करना है? अवकलन में क्या करते थे, किसी भी अंकगणितीय फलन का अवकलन करना है तो घात बाहर आ जाता था, जो भी घात होता था बाहर आके गुना हो जाता था, बाहर आके गुना हो जाता था, और जो भी घात होता था उसको 1 से कम कर देते थे। समाकलन में क्या होता है कि घात जो भी होता है उसमें एक जोड़ देते हैं और एक जोड़ा हुआ घात से भाग दे देते हैं। ये तुम्हारा समाकलन का सूत्र है। अवकलन का एग्जैक्टली क्या हो गया? उल्टा। अवकलन में घात को 1 से कम करते हैं, समाकलन में घात को 1 से बढ़ाते हैं। अवकलन में घात से गुना करते हैं और यहाँ पे समाकलन में घात को 1 से जोड़ के भाग दे देते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखो, तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये है कि ये हमेशा सही है, ये अवकलन वाला सूत्र तो हमेशा सही है, किसी भी n के मान के लिए सही था, लेकिन ये
n बराबर -1 के लिए वैध नहीं है, बाकी सब के लिए वैलिड है, लेकिन इसके लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए वैलिड ही नहीं। n बराबर -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, चलो देखो, रूट एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है मुझे, तो बताओ एक रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 ही तो हुआ ना रूट एक्स का मतलब, बिल्कुल हुआ सर। तो अब इसको समाकलन करना, क्या करेंगे, देखो एक्स जो पावर यहाँ पे हाफ था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ इंटू डी एक्स, रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक्स पावर क्या है इसका हाफ, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे हाफ, n + 1 मतलब क्या करना है मुझे, हाफ, n की जगह पे है बेटा हाफ, ये n देख, x का पावर n, x का पावर हाफ, तो वही n का वैल्यू है हाफ, तो n + 1 करना मतलब हाफ में एक जोड़ देना, बटा जो ऊपर घात था हाफ, हाफ में एक को जोड़ से भाग दे देना, ये आ जाएगा तेरा। तो रिजल्ट आ जाएगा देख, x टू दी पावर 1/2 + 1 क्या हो जाता है 3/2 बटा 3/2, ये आ जाएगा आंसर। रूट एक्स इंटू डी एक्स का जो समाकलन होगा होगा x टू दी पावर 3/2 बटा 3/2, ये चला, तुम्हें समझ ही नहीं आया यार, चल देख अभी थोड़ा थोड़ा करके देख, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे सूत्र देखो, x का पावर n, देखो x का पावर 2 मतलब n की जगह पे 2 है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं पावर या घात जो भी होता है उसमें एक जोड़ते हैं, तो ये 2 है तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1 बटा घात में एक जोड़ के उसे भाग दे देते हैं, सीधा घात से भाग नहीं देते हैं। अब कलम में क्या होता है, सीधा घात बाहर आके गुना हो जाता है, लेकिन इसमें घात में एक जोड़ देते हैं, जो भी घात होता है उसमें एक जोड़ देते हैं और एक जोड़ा हुआ घात से ही भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो x का पावर 3/3 है। और मैंने क्या बोला था, समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा, मैंने बताया था क्या ये बात, हाँ बिल्कुल बताया था। तो एक बात सुनो, तुमने किसी फंक्शन को समाकलन किया, कुछ रिजल्ट आएगा, उसको अवकलन करते हो, इसको एक बार अवकलन कर दो, अवकलन, ये रिजल्ट आ जाएगा, करके देखे एक बार, करते हैं x टू दी पावर 3/3, तो जो नियतांक होता है उसको बाहर रखते हैं, dx टू दी पावर 3 बटा dx। अब सोचना ढंग से, 1/3 बाहर रहेगा और अवकलन करना है, तो 3 बाहर और x का पावर 3 - 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x², 3 से 3 कैंसिल होगा, जवाब आएगा आपका x²। तो किसका समाकलन किया था, x² का। तो किसी भी फंक्शन को अगर तुम समाकलन करते हो और उसके बाद उसी फंक्शन को अवकलन कर देते हो तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जो इनिशियल जो रिजल्ट था वही आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई, समाकलन अवकलन का क्या होता है उल्टा। अब देखो 1/x² इंटू dx का समाकलन करना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या देखो नीचे है तो घात तुलना नहीं कर सकते हो, x को ऊपर ले जाओ, तो जब x को ऊपर ले जाओगे तो -2 इंटू dx लिख सकते हो, तो यहाँ पे इस बार n की जगह पे क्या है -2, तो देखो क्या करते हैं बेटा, घात जो भी होता है उसमें एक जोड़ते हैं, बेटा जो भी घात होता है एक जोड़ के भाग दे देते हैं। अब यहाँ से देखना -2 + 1 क्या होगा -1, और x टू दी पावर -2 + 1 -1, x का पावर -1 मतलब 1/x, और ये माइनस रह जाएगा, मतलब -1/x आपका जवाब है। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है थोड़ा सा गणित, यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन है। x टू दी पावर 5/2 का समाकलन करना है, कुछ नहीं करना बेटा, x का पावर 5/2 का समाकलन करना है, सीधा रिजल्ट होगा x का पावर 5/2 + 1 बटा 5/2 + 1, तो क्या हो जाएगा बताओ सोच के, 5/2 + 1 हो जाएगा 7/2, 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7 x टू दी पावर 7/2। आसान है, पॉज करके इसको अच्छे से लिखो पहले, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पॉज कर लिया ना, कर ले, अब लिख ले उसको अच्छे से। फिर देखो x टू दी पावर 3/2 इंटू dx, पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीजें याद रह जाए। x टू दी पावर 3/2 इंटू dx का समाकलन करना है, कुछ नहीं करना बेटा, x टू दी पावर 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1, अब जोड़ लो 3/2 + 1 5/2 हो जाएगा, 3/2 + 1 एलसीएम लोगे ना 2, 5/2 हो जाएगा, बहुत आसान है। अच्छा चलो x टू दी पावर 1/3 इंटू dx, तो क्या करोगे, x टू दी पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई 1/3 + 1, बहुत सिंपल है। अच्छा नीचे x³, तो इसको आप लिख सकते हैं x का पावर -3 इंटू dx इज इक्वल टू, जब इसका समाकलन करेंगे तो n का घात जो मतलब जो n का मान है वो -3 है, मतलब घात -3 है, तो x का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, -3 + 1 क्या होगा -2, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, ये आपका जवाब आ गया। बहुत आसान है यार, देखो 1 इंटू dx मान लो कहीं लिखा हुआ है,
तो इसमें तो x है ही नहीं जिसका समाकलन करना है। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 को x का पावर 0, बिल्कुल लिख सकता हूँ 1 को क्या लिख सकता हूँ x का पावर 0। तो मैं इसको समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी समाकलन करना है तो साइन हटा दूंगा, सीधा लिखूंगा x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। बहुत सिंपल है, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, देखो x का पावर 1 बटा 1, x का पावर 1 x हो जाएगा बटा 1 का कोई मतलब नहीं, इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा आपका x, ये रहेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 1 इंटू डी का जो समाकलन है, मान लो 1 से गुना करो या ना करो बात तो एक ही है, तो सिंपल ये कह सकते हो आप कि समाकलन ऑफ dx बराबर x होता है। सिंपल, क्यों? क्योंकि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इसका मतलब होता है समाकलन, इसका मतलब होता है अवकलन, ये एक दूसरे का उल्टा होता है तो इसको खा जाएगा, सीधा रिजल्ट x बच जाएगा। ऐसे भी मान सकते हो, हालांकि मैंने ये प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। अब चलो समाकलन में 5 इंटू डी है, कोई भी नियत जिस तरीके से अवकलन में होता है तो उसको अवकलन से बाहर रखते हैं। अगर नियत से गुना या भाग हो, नियत कोई फिक्स संख्या से गुना या भाग हो तो उसको समाकलन से बाहर रखते हैं। तो ये जो 5 है वो बाहर चला जाएगा और सिंपल समाकलन बचेगा आपका dx, और dx का समाकलन अभी हमने किया था, dx का समाकलन हो जाता है x, तो ये जवाब आएगा आपका 5x। आपको समझ नहीं आए ये बात, समझ आए क्या? ये देखिए 5 नियत है, x का पावर 5 नहीं है, सिंपल 5 गुना x है, मतलब 5 एक नियत संख्या से गुना है, इसको समाकलन से बाहर रखेंगे तो ये 5 बाहर रहेगा, यहाँ पे समाकलन होगा x इंटू डी एक्स। 5 नियत है वो बाहर रहेगा और x का घात 1 है, जब x का घात 1 ही तो हुआ भाई, x का घात 2 था तो 2 लिखते हैं, नहीं लिखा हो तो 1 मान सकते हैं इसको, तो x का घात 1 है तो क्या हो जाएगा x का घात 2 बटा 2, क्या आ गया आपका जवाब? अरे भाई x का घात 1 है तो हो जाएगा x का घात 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन, जिस तरीके से अभी हमने देखा था अंकगणितीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन का समाकलन क्या होता है, x का पावर n इंटू dx का समाकलन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, उसी तरीके से ये है त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन। जैसे sin x का समाकलन क्या होता है, तो देखो जब तुम्हें नहीं याद है ना कि sin x का समाकलन क्या होता है, तो ये सोचो कि sin x किसका अवकलन है। आपको याद आ रहा है कि sin x cos x का अवकलन है? नहीं, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो एक माइनस यहां लगा दोगे तो काम हो जाएगा यार। तो sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x, राइट। cos x का समाकलन क्या होगा? cos x का समाकलन होता है sin x। याद करो sin x का अवकलन, सुन मेरी बात, sin x का अवकलन बताओ क्या होता है? अवकलन, sin x का अवकलन, cos x का समाकलन sin x, समाकलन sin x, ठीक है। sec स्क्वायर x, तो याद करो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x। याद करिए sec x इंटू tan x इंटू dx कौन लगाएगा यार? dx, तभी तो समाकलन बनेगा, बिना dx लिखे समाकलन कैसे बन जाएगा यार? dx लिखोगे तभी तो समाकलन बनेगा। चलो देखो मुझे किसका समाकलन करना है? sec x इंटू tan x। तो आपको याद होना चाहिए कि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा आपका sec x, राइट। अब बताओ cosec स्क्वायर x इंटू dx, cosec स्क्वायर x इंटू dx क्या हो जाएगा? माइनस cot x। अब तुम्हें डाउट होगा सर कहीं भी माइनस लगा दे रहे हो आप, कारण लॉजिक बताऊंगा। जिस तरीके से हमने अवकलन करते समय आपको सिखाया था कि कब माइनस आता है रिजल्ट में, कब आता है बताओ? वैसे त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन जो c से शुरू होता है उसका रिजल्ट माइनस में आता है। यहां पे भी माइनस का लॉजिक समझा दूंगा मैं। cos x इंटू cot x इंटू dx का समाकलन क्या होगा? माइनस cosec x। अब सुनो क्या लॉजिक है सर, लॉजिक बताओ पहले, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो देखो लॉजिक बताता हूं, ये ध्यान देना। यदि रिजल्ट में c हो, त्रिकोणमितीय फलन के रिजल्ट में c से शुरू हो रहा हो, c से स्टार्ट हो रहा, रिजल्ट में फलन c से शुरू हो रहा हो, रिजल्ट में फलन c से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो? c से, तो निगेटिव आ जाता है, तो रिजल्ट निगेटिव में आता है। रिजल्ट किस में आ जाता है भाई? निगेटिव में आ जाता है। रिजल्ट किस में आ जाता है? निगेटिव में आ जाता है। क्लियर है ये बात? ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। यदि अवकलन करते समय त्रिकोणमितीय फलन c से शुरू हो रहा है तो उसके रिजल्ट में निगेटिव आएगा, और समाकलन करते समय यदि रिजल्ट में c है तो
रिजल्ट में सी आ रहा है, मतलब रिजल्ट का जो फलन सी से शुरू हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो जैसे sin x, तो sin x cos x उल्टा होता है, cos x का अवकलन करोगे तो माइनस sin x आएगा, sin x का समाकलन करने में क्या आ रहा है, ये cos x, तो ये रिजल्ट में c है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो बताइए sin x का अवकलन, sin x का अवकलन cos x, cos x का समाकलन sin x, इसमें कोई डाउट नहीं। cos x का अवकलन माइनस sin x, sin x का समाकलन माइनस cos x। क्लियर है क्या? एक बात और, जब भी आप समाकलन करते हो ना, तो मैंने तुम्हें एक समझाया था कि कहां से कहां तक समाकलन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मान लो कि एरिया मुझे यहां से यहां तक निकालना है, एरिया मुझे यहां से यहां तक निकालना है, कि एरिया मुझे बस यहां से यहां तक निकालना है, तो लिमिट रखते हैं x1 से x2 तक, कुछ लिमिट रखते हैं, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल में समाकलन हो रहा है। अगर लिमिट नहीं रखते हैं तो उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब वो फिक्स नहीं है। ये गणित का टर्म है, ये आपके फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगा, आपका इसी से काम चल जाएगा। तो अगर यहाँ से लिमिट लिखा हो कुछ θ1 से θ2 तक है, तो यहाँ से लिमिट रखना सिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिमिट दिया ही ना हो तो उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें प्लस सी आ जाता है। प्लस सी का तो एक भाई ऐसा है कि अगर तुम्हें लिमिट नहीं दिख रहा है तो प्लस सी लगा दो, अगर मन नहीं लगाने का तो भी छोड़ दो, फिजिक्स में कोई खास बात नहीं है इससे। ये मैथमेटिकल टर्म है बेटा, तो यहाँ पे लिमिट नहीं है तो प्लस सी प्लस सी प्लस सी मैं एक बार लगा दूंगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, इसको लिखोगे तो चीजें सीख जाओगे आप, कोई भी खास बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो 2x + 5 × dx, इसका समाकलन करना है, तो ढंग से समझना। 2x + 5, तो ये तो योग है, मतलब जोड़ा हुआ है, पहले 2x से +5 है, तो इसको जिस तरीके से अवकलन करते थे, पहले का किया प्लस फिर दूसरे का किया, उसी तरीके से समाकलन करेंगे, पहले का किया प्लस दूसरे का किया। बहुत आसान है, पहले का किया प्लस दूसरे का किया। तो देखो क्या करेंगे, समाकलन 2x × dx, क्या कर रहा हूं मैं, 2x में dx से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस समाकलन ऑफ 5 × dx। ये टर्म समझो मैंने क्या किया, 2x + 5 का समाकलन करना था, तो पहले 2x का कर दिया फिर 5 का कर दिया। बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, ये कोई खास बात नहीं है। अब ये दो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, और ढंग से देखो कि x का समाकलन मुझे करना है। x का घात क्या 1 है, तो ये हो जाएगा x का घात 1 + 1 2/2, सिंपल, प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और dx का समाकलन क्या था x, तो ये हो जाएगा तेरा 5x। 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्ट होगा बेटा x² + 5x। और तेरा अगर मन कर रहा है, श्रद्धा है, तो c ऐड कर दे, ज्यादा अच्छा है। क्या ये समाकलन समझ आ गया आपको? बहुत आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। चलो एक समाकलन और करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला। यहाँ से जब समाकलन करोगे फिर से वही बात है, समाकलन ऑफ 1 में dx से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ बचेगा dx माइनस x³ का समाकलन, ये dx ऐसा कर दिया। देखो क्या किया कि dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 1 × dx, फिर समाकलन कर दिया माइनस x³ × dx। dx का समाकलन क्या हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा आपका x, dx का समाकलन क्या होगा x माइनस x⁴ 4/4 प्लस, यह देखिए x माइनस x⁴/4 प्लस c, देखो x⁴/4 प्लस c, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? बहुत आसान, ये आप खुद ही कर लोगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर, रिजल्ट डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो 2 बाहर, x⁴ 2 है तो समाकलन करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, तो ये होगा 2x³ माइनस 3x² प्लस c, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। समाकलन समझ में आ गया? तो मैंने पहले तुम्हें अलजेब्रिक फलन का समाकलन सिखाया, फिर मैंने त्रिकोणमितीय का सिखाया, अब एक्सपोनेंशियल का सिखाता हूँ। बताओ एक्सपोनेंशियल का अवकलन क्या होता है, e⁴x का अवकलन क्या होता है, e⁴x, तो e⁴x का समाकलन क्या होगा, e⁴x। बड़ा आसान है, सबसे आसान तो एक्सपोनेंशियल ही बनता है। बताओ e⁴x का अवकलन क्या होता है, e⁴x, तो e⁴x का समाकलन क्या होगा, e⁴x। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं है, कुछ कहाँ से कहाँ तक अवकलन कर रहे हो, तो प्लस ही ऐड कर सकते हो। ये एकदम तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है, एकदम 0.1% टाइम्स यूज होता है फिजिक्स में करके, वो मैं समझा दूंगा। 0.1% टाइम्स, मतलब 99.9% टाइम्स नहीं होता। चलो देखो 1/x × dx, ये इंपॉर्टेंट है। सर 1/x × dx तो हम गणितीय बना, यहाँ पे देखना x⁻⁻1 × dx, यही तो बनेगा ना जब x को ऊपर लिखूंगा। तो अगर मैं इसका समाकलन करता हूँ तो x⁻−1 है, तो इसको लिखूंगा x⁻−1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, तो क्या बनेगा बताओ, x⁻0 डिवाइडेड बाय 0, तो अनडिफाइंड हो गया। तो x⁻0 क्या होगा 1/0, तो इनफाइनाइट हो गया, तो अनडिफाइंड हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, लिखा था यहाँ पे, देखिए अब वो समय आ गया कि मैं आपको बात समझा दूं कि ये जो सूत्र है x⁴n × dx बराबर होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये n = -1 के लिए वैलिड नहीं, n = -1 के लिए वैलिड नहीं है।
देखिए प्लीज, बताया था ना बेटा, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं है, गलत हो गया। तो इसको लिख लेना है एक बार ताकि तुम्हें याद रहे कि 1/x का जो समाकलन होता है वो गणितीय सूत्र से नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे वो आपको सिखाते हैं। देखिए 1/x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है वो हो जाता है आपका log x ऑन द बेस ई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि log x का याद करो अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x, याद करिए। इसीलिए 1/x का समाकलन हो जाएगा log x। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। देखो 1/x का एक बार समाकलन करो तो log x, और log x का अवकलन करोगे तो 1/x, मतलब रिजल्ट तो वैलिड है ना बेटा, ठीक है ना। तो 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन होता है log x, इसको आपको याद रखना। क्लियर है? इसको लिख लीजिए पॉज करके। आगे देखिएगा, चलिए e के पावर x sin x माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत बेसिक सा समाकलन है। e का घात x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखोगे एक बार लिख के दिखाता हूँ। e का पावर x इंटू डी। इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से अवकलन का फॉर्मेट यूज करते हो योग के नियम में, पहले का किया अवकलन, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, उसी तरीके से देखो ये वाला साइन और ये dx ब्रैकेट के बाहर लगा है, तो इसको एक एक करके सारे के साथ चिपकाते चले जाओ। तो e के पावर x इंटू डी लिखो प्लस साइन एक्स इंटू डी लिखो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी लिखो। e के पावर x इंटू डी का समाकलन क्या होगा? e का पावर x ही होगा। अच्छा बताओ साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके समाकलन साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, लेकिन रिजल्ट में यहाँ पे देखो क्या है, c है, इसीलिए ये माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स टू दी पावर 3/3, ये याद होना चाहिए बेटा, तभी तो मैंने 5 सवाल उधर कराया था ताकि ये याद हो जाए। अच्छा देखो 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मैं बार बार लिखना सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/x इंटू डी एक्स, पहले इसका समाकलन करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन। 1/x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा समाकलन? log x ऑन द बेस ई प्लस एक्स टू दी पावर 3/3। देखो x का पावर 2 है, समाकलन करोगे तो x का पावर n 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये हो जाएगा। प्लस 3 ऐड करना तो कर ले, कोई खास बात नहीं। e के पावर x का समाकलन, e के पावर x, बहुत आसान है कि नहीं है बताओ। e के पावर x का समाकलन e का पावर x माइनस cos x का समाकलन sin x, क्योंकि इसके रिजल्ट में माइनस नहीं है तो समाकलन में जब रिजल्ट में इसके रिजल्ट में c नहीं है इसलिए माइनस नहीं आएगा, ये माइनस और सूत्र का है। cos x का समाकलन सिंपल होता है sin x। क्लियर है क्या ये बात? पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए आउटसाइड इनसाइड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड इनसाइड रूल, अब सबसे अच्छी बात इसमें यह समझ लीजिए कि समाकलन का गुना का नियम और भाग का नियम आपको नहीं पढ़ना। समाकलन के गुना का नियम और भाग का नियम नहीं पढ़ना, ये यूज फिजिक्स में होता ही नहीं है, तो बहुत रिलीफ है आपके लिए समाकलन में। समाकलन में सिंपल नियम, योग का नियम, घटाव का नियम आपको पढ़ा दिया मैंने, और सारे त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अंकगणितीय फलन का समाकलन करना सिखा दिया। एक इंपॉर्टेंट है आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल कैसे फंक्शन में लगाते हैं मैंने आपको बता दिया। फलन के अंदर जब फलन होगा, फलन के अंदर फलन का एग्जाम्पल क्या है तो देखिए ये रहा ना साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन देखो अगर समाकलन ऐसा होता, बेटा समझना अच्छे से, घबराना मत, साइन टी इंटू डी टी, तो बताओ इसका समाकलन क्या होगा? साइन टी इंटू डी टी हो गया ना भाई। अरे साइन थीटा इंटू डी थीटा, ले ले साइन थीटा इंटू डी थीटा, अब बोल बता साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, रिजल्ट में सी आ रहा है इसलिए माइनस होगा। बता साइन टी इंटू डी टी क्या होगा? माइनस साइन टी। बहुत आसान है, बहुत टूटेगा अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो इसमें, बहुत आसान है। अब सुन, क्या ये जो फंक्शन है वो उनसे इन सब से अलग है क्या? ये फंक्शन देखो ये फंक्शन अलग है क्या? हाँ देखो यहाँ पे t था तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, समझ जाता। अरे यार देखो यहाँ पे समझना, ये है तेरा समाकलन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब समझना ये साइन टी इंटू डी टी के साथ समाकलन हो रहा है, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा के साथ समाकलन होता है, ये ठीक है। साइन किसका फंक्शन है? थीटा है इसके अंदर, और ये डी थीटा के साथ कर रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन ये साइन ओमेगा टी और डी टी के साथ समाकलन कर रहे हैं, मतलब साइन किसका फंक्शन है? ओमेगा टी का, और समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? सिर्फ टी के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे ओमेगा एक्स्ट्रा आ गया ना अंदर में। या सिंपल फंक्शन कुछ ऐसा हो, मैं एक बार और कर लिख के दिखाता हूँ। अगर फंक्शन ऐसा है, समाकलन साइन 2x प्लस एक्स इंटू डी एक्स, अब तो समझ आ रहा होगा ना,
2x² लिख देता हूँ, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करो तो आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि साइन के अंदर क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, अंगगणितीय फलन, इसको डी एक्स के साथ समाकलन करा है, साइन एक्स इंटू डी एक्स तो नहीं है ना। तो इस तरह के समाकलन में जैसे मान लो मैं लिख दूँ 3 प्लस 4x इंटू डी एक्स, अंगगणितीय फलन है। तो इसमें क्या करना है, फलन के अंदर फलन है, तो आपको समाकलन का आउटसाइड इनसाइड रूल यूज करना है, जिस तरीके से मैंने अवकलन के लिए भी आपको आउटसाइड इनसाइड रूल बताया था। क्या होगा समाकलन का आउटसाइड इनसाइड रूल, अवकलन से आसान होता है। समाकलन का आउटसाइड इनसाइड रूल अवकलन के आउटसाइड इनसाइड रूल से आसान होगा। कैसे आसान होगा समझिएगा, y इंटू डी एक्स का समाकलन करना है जो फलन के अंदर फलन है। लगाएंगे कब ये, जब एक फलन के अंदर फलन हो, फलन के अंदर फलन हो। जब फलन के अंदर फलन हो तो सीधा सा रूल होता है कि पहले बाहरी फलन का समाकलन कर दो, आंतरिक को समान रखो। क्या करना है आपको, बाहरी फलन का समाकलन करो, आंतरिक को एक समान रखो, बटा जो x का गुणांक है उससे भाग दे दो। सिंपल, ये एकदम रट लो, इसको रटा हुआ होना चाहिए। बाहरी फलन का समाकलन करो, क्या करो, बाहरी फलन का समाकलन करो, उसके अंदर जो इंटरनल इनसाइड फंक्शन था उसको एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय जो x का गुणांक है उससे भाग दे दो। चलो और कराता हूं, बहुत आसान होगा। देखो साइन कुछ का जो समाकलन होता है वो होगा माइनस कॉस कुछ, और जो कुछ में जो t है, जैसे यहाँ पे x के गुणांक से भाग दिया था क्योंकि x के साथ समाकलन कर रहे थे, यहाँ पे t के गुणांक से भाग देंगे क्योंकि t के साथ समाकलन कर रहे हैं। तो इसमें t का गुणांक क्या, ओमेगा, तुम कुछ मत करो, बटा ओमेगा कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, देख साइन 3 प्लस 4x इंटू डी एक्स है, तो तुम कुछ मत करो, बहुत आसान है बेटा, रट लो, मजा आ जाएगा। साइन कुछ का समाकलन होता है माइनस कॉस कुछ 3 प्लस 4x। एक इसका लंबा वाला मेथड होता है, 6-7 लाइन में करना होता है, वो छोड़ो, गोली मारो, उसका कोई यूज नहीं है। फिजिक्स में जितना सफिशिएंट है ना उससे ज्यादा पढ़ा दूंगा। क्या करोगे बोलो, तो साइन कुछ का समाकलन माइनस कॉस कुछ, और इसमें जो x के सापेक्ष समाकलन किया उसका गुणांक है 4, तो बटा 4 से भाग दो, आंसर। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है क्या आपको कि नहीं आ रहा है बताइए। सिंपल साइन टी इंटू डी टी, सॉरी ये क्या किया मैंने, कॉस किया है ना ये, सॉरी। साइन टी का समाकलन होगा माइनस कॉस टी, साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा, लेकिन साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। साइन 3 प्लस 4x इंटू डी एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉस 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, अभी और प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, इसको लिख लो पहले, आगे देखो। देखो e का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना, अब समझना है यहाँ पे ऐसा, e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करना है, तो e के पावर x का समाकलन होता है e का पावर x, e के पावर कुछ का होगा e का पावर कुछ। देखो e का पावर कुछ, और जो x का गुणांक है -1 है, तो -1 से भाग दो, तो ये जवाब हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस, क्योंकि माइनस से भाग दो या गुना करो बात तो निगेटिव ही आएगा ना रिजल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस e का पावर -x। क्लियर है क्या, ये भाग समझ आया। e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e का पावर x, e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e का पावर x, e के पावर कुछ का समाकलन क्या होगा, e का पावर कुछ 3x प्लस 4 बटा जो x का गुणांक उससे भाग दोगे बटा 3, आंसर आ गया। हाँ, इसमें डेफिनेट नहीं, लिमिट नहीं है, तो तुम्हारी श्रद्धा है, सी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब देखो बेटा, a माइनस 2bt का होल स्क्वायर इंटू डी टी का समाकलन करना है, इसको खोल के समाकलन नहीं करना, आउटसाइड इनसाइड से खेलो। आउटसाइड क्या है 2, तो देखो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, एक्स का पावर n का समाकलन होता है एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो कुछ का पावर 2 है, तो ऐसे रखो कुछ a माइनस 2bt का पावर 3 बटा 3, बहुत आसान है, गुना जो e का मल्टीप्लायर है जिसके साथ सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका जो गुणांक है वो है -2b, उससे भाग दे दो, तो ये आ जाएगा तेरा -2b। तो रिजल्ट क्या होगा देखना, a माइनस 2bt का क्यूब डिवाइडेड बाई -6b, ये आ जाएगा तुम्हारा, ओहो -6b, माइनस ऊपर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, -6b, अरे भाई ये 6b है, तुम समझ रहे हो ना, 6 इंटू बी। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। अब देखो समझना थोड़ा सा, e के पावर साइन एक्स, सॉरी e के पावर 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स का समाकलन करा, रिजल्ट क्या होगा बताओ, फटाफट करते जाएंगे, घबराना नहीं है। e के पावर कुछ का समाकलन होगा e का पावर कुछ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x का गुणांक 2 है, 2 से भाग देते प्लस c, आंसर आ गया। समझना बेटा अच्छे से, जैसे देखो साइन बहुत बार कर दिया,
cos 2x इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। बताओ cos x का समाकलन क्या होता है? cos x का sin x, तो cos कुछ का sin कुछ बटा x का गुणांक 2 से भाग दे दो प्लस सी, आंसर आ गया बेटा, एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। सुनना बेटा, कुछ का स्क्वायर है तो क्या होगा 2 प्लस 3x का पावर 3 बटा 3 गुना 3। मजा आया कि नहीं आया बताओ? सीधा समाकलन देख, प्लस सी तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ नहीं हो, आधी जनता का हवा उड़ गया होगा। देख क्या करना है, देख जैसे देख यहाँ पे समझना, x के पावर n इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है। तो ये इसको मान लो ना, ये कुछ है, ये क्या है, ये कुछ है, कुछ का स्क्वायर है तो क्या होगा कुछ का, देखना ये x का पावर n था, अगर 2 होता तो 2 प्लस 1 होता, तो कुछ का स्क्वायर तो होगा कुछ का पावर 2 प्लस 1 3 बटा 3, और जो x का गुणांक है उससे भाग दे देंगे, आंसर आ गया प्लस सी। पॉज करके इसको लिखो, आगे देखो, डरना नहीं एकदम, आगे देख बेटा, मान लो अगर फंक्शन है 3 माइनस 4x का क्यूब इंटू डी एक्स, क्यूब भी छोड़ 4 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करो। तुम्हें क्या करना है, सुन, तुम्हें लिखना है 3 माइनस 4x का पावर 5 बटा 5 गुना माइनस 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4x का पावर 5 बटा माइनस 20, आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख, रूट अंडर 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट समाकलन है, ऐसा फिजिक्स में बिल्कुल आता है समाकलन करने को, समाकलन करने को ऐसा फिजिक्स में आता है। क्या करना बेटा, तुम्हें सिखा दिया है मैंने, अच्छे अच्छे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या है, रूट अंडर 3x माइनस 4, रूट अंडर 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो क्या करो, सबसे पहले ये देखो, इसको ऐसे लिख लो, 3x माइनस 4 का पावर हाफ इंटू डी एक्स, ही तो होगा यार, 3x माइनस 4 का पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो इसको समाकलन कैसे करोगे, देखो 3x माइनस 4 का पावर हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1, ये समझ आ गया। और x का गुणांक यहाँ पे क्या 3, तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा तेरा 3/2, 3/2, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 2 पर चला जाएगा, तो ये होगा तेरा 2/9 इंटू 3x माइनस 4 टू दी पावर 3/2, आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी लिमिट रखना नहीं सीखा है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है। अच्छा बताओ, 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है? log x ऑन द बेस ई। तो यहाँ पे समझना, एक इंपॉर्टेंट समाकलन सिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा? देखो बेटा, 1/ अगर x स्क्वायर भी रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक काम करो, पहले ऊपर वाला लिखो, पॉज करो स्क्रीन को, ऊपर वाला लिखो, लिखिए। अब सुनो, अगर मैं समाकलन यहाँ पे 2 करके दिखाया था, उसी तरह का समाकलन है। अगर मैं ऐसे करूँ, समाकलन 2x माइनस 4 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है, सॉरी स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है। तो अगर ये स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो समाकलन 2x माइनस 4 का पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। बिल्कुल सही बात है, नीचे अगर स्क्वायर है तो ऊपर ले जाओगे तो -2 होगा। जब इसका समाकलन करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ का पावर -2 है तो ये होगा 2x माइनस 4 का पावर -3, बट जोड़ेंगे -2 प्लस 1 क्या होगा, अरे भाई जोड़ेंगे ना एक को, -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई -1, और गुना x का गुणांक है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस तो रहेगा ही, -1/2 -1/2 2x माइनस 4, ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सही रिजल्ट है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसा करूँ 1/2x प्लस 1 का पावर 4 इंटू डी एक्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, क्या ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का पावर -4 इंटू डी एक्स। तो नीचे पावर कुछ भी होगा, ऊपर जाएंगे तो पावर निगेटिव होगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 1 का पावर -4 प्लस 1 तो होगा -3 बटा -3 गुना 2, x का गुना प्लस क्या हो तो ऐड कर सकते हो। ये समझ आ गया तुम्हें? अब सुनना अच्छे से, अगर समाकलन 1/x इंटू डी एक्स होता है तो क्या होता है, log x ऑन द बेस ई, तो सिंपल समाकलन है। अगर ऐसा हो 1/ax प्लस b इंटू डी एक्स, मतलब नीचे समझ रहे हो क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन होगा, कुछ का पावर -1 होगा, तो कुछ का पावर -1 के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लगा के देख लो एक बार, कंफ्यूजन नहीं रखना, लगा के देख लो एक बार, तो इसको तुम लिख सकते हो बेटा x प्लस बी का पावर -1 इंटू डी एक्स, लगाओ ax प्लस बी का पावर -1 प्लस 1 बटा -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0। अब x का गुणांक है तो 0 गुना ये क्या होगा 0, 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। जिस तरीके से अलजेब्रिक
फलन का जो समाकलन करने का फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है x का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, वो यहाँ पे 1 अपॉन x में नहीं लगता, तो ये 1 अपॉन x प्लस बी, नीचे भी घात एक है तो इस पे नहीं लगेगा, मतलब ऊपर जाएगा तो घात माइनस 1 के लिए नहीं लगेगा, तो इसका क्या होगा समाकलन log x। तो क्या लिखोगे log, जैसे 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x, तो 1 अपॉन कुछ का समाकलन होगा log कुछ, तो ये हो जाएगा x प्लस बी। समझना बेटा, डिवाइडेड बाई जो x का गुणांक है उससे भाग दे दो, x का गुणांक क्या है बेटा a, तो a से भाग दे दो प्लस ये आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट समाकलन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समाकलन है, इसको ढंग से पॉज करके लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, पॉज करके लिखो अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका एप्लीकेशन देखो, समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 6x माइनस 3 इंटू डी एक्स का समाकलन करो। देखो अगर मैं नीचे स्क्वायर लिख दूं ना तो ऊपर जाके पावर -2 बनेगा, तो उसको अलजेब्रिक से ही समाकलन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रख ले बेटा, रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे ऐसा होता 1 अपॉन 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये अलजेब्रिक से होगा, ये होगा 6x माइनस 3 बटा -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 गुना 6। अगर ऐसा हो 1 अपॉन 6x प्लस 4 का पावर 6 इंटू डी एक्स, ऊपर जाएगा पावर -6 होगा, तो समाकलन इसी तरीके से करेंगे। लेकिन यहां पे 1 अपॉन 6x माइनस 3 का पावर 1 है, तो यहां पे नॉर्मल अलजेब्रिक वाला नहीं लगेगा, लॉगरिथमिक समाकलन हो जाएगा। इसका रिजल्ट होगा बेटा, ढंग से सुनना, log 6x माइनस 3 बटा x का गुणांक है 6 आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह का समाकलन है 1 अपॉन 6 माइनस 2t इंटू डी टी, बेटा x और t में कोई फर्क थोड़ी ना, यहाँ पे x है यहाँ पे t है, कोई फर्क नहीं है, t के साथ ही समाकलन हो रहा है। बता यहाँ पे घात के बोल क्या है, अरे भाई लिख देता हूँ अच्छे से, 1 अपॉन 6 माइनस 2t इंटू डी टी, इसका समाकलन बताओ क्या होगा। इसका समाकलन होगा log 6 माइनस 2t डिवाइडेड बाई -2, क्यों, क्योंकि t का गुणांक है -2। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से।